हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में। मैं रंजीत सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सप्लेन विद मी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की क्लास 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर मैं आया हूं। कुछ इमेजेस, कुछ 3D पिक्चर के द्वारा मैं आपको केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पहले बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो बात करते हैं अपन रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक संगठक संरचना, उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाती है। किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक रासायनिक गुण जैसे संगठक संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसकी बाहरी बनावट से रिलेटेड परिवर्तन होते हैं, जैसे आकार, आयतन, रंग उसका किस प्रकार है, ये भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो आंतरिक संरचना से रिलेटेड परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उन परिवर्तनों का अध्ययन करना, पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन कर देंगे? पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से मान जाती है। प्राचीन काल में मिस्र देश का नाम था कीमिया। क्या था? मिस्र देश का प्राचीन नाम था कीमिया। कीमिया का अर्थ होता था काला रंग। क्या होता था? काला रंग। अर्थात केमिस्ट्री उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है। मिस्र की राजधानी की बात करते हैं काहिरा है। कहाँ है? काहिरा। तो काहिरा को पहले कहा जाता था? कीमिया। तो कीमिया का अर्थ होता काला रंग। काला रंग से बना है केमिकल, केमिकल से ही बना है केमिस्ट्री। इस प्रकार केमिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है। केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो लेवासिए को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। लेवासिए को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता था, भी माना जाता है। तो ये था केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको दो बात ध्यान में रखें। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश की प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता काला रंग। काला रंग से आया केमिकल और केमिकल से ही बना है केमिस्ट्री। और इसके जनक हैं वो लेवासे हैं। पदार्थों की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसमें पदार्थों को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वो अब देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक तो भौतिक आधार पर किया जाता है, एक रासायनिक आधार पर किया जाता है। भौतिक आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, जिससे हम भौतिक अवस्था को देख सकते हैं। किसी पदार्थ को अपन ठोस, द्रव्य और गैस, तीन अवस्थाओं को देख सकते हैं। तो ये उसके हो गए भौतिक आधार। क्या क्या हो गए? ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव्य और गैस। रासायनिक आधार पर अपन बात करते हैं तो रासायनिक आधार पर पदार्थों को शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया। शुद्ध पदार्थों की बात करें तो शुद्ध पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तो तत्वों की अपन बात करें, तत्व में धातु आ गया, अधातु हो गया और उपधातु आ गया। तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक की बात करें तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक होते हैं। जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। बात करते हैं अशुद्ध यौगिक की। रासायनिक आधार का एक टाइप है अशुद्ध। अशुद्ध में को दो भागों में बांटा गया, समांग और विषमांग। समांग मिश्रण और विषमांग, इन भागों में बांटा गया। इनका बारे बारे आगे हम अध्ययन करेंगे डिटेल से। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब भौतिक आधार पर समझते हैं पदार्थों कौन कौन से भागों में, ठोस, द्रव्य, गैस, इसके बारे में पढ़ते हैं हम पर। अब देखो, भौतिक आधार पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। पहले ठोस के बारे में जानते हैं, ठोस, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के बारे में जानते हैं। ठोस भी पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। एक पिक्चर के माध्यम में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो ये है सॉलिड। क्या है? यह सॉलिड। सॉलिड में देखो, जो सॉलिड के अणु क्या है वो आपस में पास पास चिपके हुए हैं। देखो आप देख रहे हैं रेड कलर का आपस में अणु आपस में चिपके हुए हैं। तो सॉलिड कोई पदार्थ होगा वो पहली बात तो वो कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। उसका
फिक्स शेप होगी। फिक्स मतलब उसका आकार निश्चित होगा, उसकी बाहर आवरण निश्चित होगा। बाहरी आवरण होता है, शेप आकृति क्या होगी, निश्चित होगी। फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका आयतन निश्चित होगा। वो बस विषय वस्तु 5 किलो की है, 10 किलो की है, कोई 100 किलो की है, कोई क्विंटल की, उसका आयतन निश्चित होता है। बात करते हैं लिक्विड, लिक्विड की बात करते हैं। ये रहा लिक्विड। लिक्विड में देखो, लिक्विड के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर हैं, तो लिक्विड में क्या पाया जाएगा, बहने गुण पाया जाएगा। तो नॉट रिगिड मतलब ये ठोस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ठोस नहीं होगा। नोट फिक्स शेप, इसकी आकृति निश्चित नहीं होगा। जिस बर्तन में ही इसको डाल देंगे उसी का आकार है ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम होता है। देखो ये फिक्स वॉल्यूम, द्रव्य कठोर नहीं होता है, उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस की। अब गैस की देखो, द्रव्य की तुलना में गैस के अणु क्या है, दूर दूर हैं, दूर दूर है, तो इसको कठोर तो ये हो ही नहीं सकता गैस, तो कठोर तो नॉट रिगिड होगा, कठोर नहीं होगा। फिक्स्ड शेप, नो फिक्स शेप, इसकी आकृति भी निश्चित नहीं है गैस की, ये किसी भी आकार में फैल सकते हैं। बाहर छोड़ दो, वायुमंडल में खुला छोड़ दो, कहीं पे भी फैल सकते हैं, कोई आकृति निश्चित नहीं है इसकी। नो फिक्स वॉल्यूम, ना इसका आयतन निश्चित होता है। बाहर छोड़ देंगे तो अब पूरी वातावरण में फैल जाएगी, तो अपन इसका आयतन निश्चित नहीं माप सकते। तो इसका क्या हो, कठोर न होती है, न तो इसका निश्चित आयतन होता है, न इसकी निश्चित आकृति होती है। तो ये था, अपन इसके बारे में जाना था कि ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में समझने की कोशिश। आई होप अब ये बात और ध्यान में रखनी है आपको। तो सॉलिड है, सॉलिड के अणु आपस में बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंतराकर्षणिक बल होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अंतर आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा पाया ठोस में। द्रव्य में क्या होता है, थोड़ा कम पाया जाता है, गैस में उससे भी ज़्यादा कम पाया जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो आप इस बल होने के कारण द्रव्य ठोस होता है, चिपके हुए होते हैं अणु। देखो बिल्कुल चिपके हुए हैं, द्रव्य में थोड़े दूर दूर है, गैस में बिल्कुल दूर दूर है। ये था। अब समझते हैं अपन, एक होता है इसके बाद में एक त्रिक बिंदु होता है। त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। त्रिक बिंदु कैसे कहते हैं, वह तापक्रम जिस पर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों एक साथ पाए जाते हैं। वह तापक्रम जिस पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों एक साथ पाई जाती है वो कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। अब हम देखते हैं बर्फ होता है, बर्फ होता है और ठोस होता है। बर्फ को तापक्रम देंगे, जल में बदल जाएगा। अब जल को ठंडा करेंगे, वापस बर्फ में चेंज हो जाएगा। अब देखो जल है, जल को ताप देंगे वापस में बदल जाएगा, और वापस को वापस ठंडा करेंगे, क्या बदल जाएगा, द्रव बदल। ये त्रिक बिंदु है। क्या है, त्रिक बिंदु है। जो वह तापक्रम जिस पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है। और जल में ये विशेषता होती है, वो तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, जल पाया जाता है, H2O पाया जाता है। नेक्स्ट अपन समझते हैं। अब देखो कुछ इमेजेस के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये था अपन पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में देखो अणु बिल्कुल पास होने की इकट्ठी सामग्री होती है। लिक्विड में देखो कुछ बहने गुण पाया जाता है। गैस में देखो गैस वापस में उड़ सकती है। तो गैस का कोई निश्चित, सॉलिड का निश्चित आयतन और निश्चित शेप, आकृति होती है। लिक्विड का आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है। आप देख सकते हैं गैस की न तो आकृति निश्चित होती है न आयतन निश्चित होता है। आप देख सकते हैं ये सॉलिड में देखो जो अणु है ना, देखो ये अणु है, ये अणु आपस में क्या चिपके हुए हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है। द्रव्य में देखो, लिक्विड में थोड़ी दूर दूर हैं, और गैस में देखो और भी ज़्यादा दूर हैं। तो ये था, यहाँ पे मैंने ये समझा दिया आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस किस प्रकार होते हैं, इनकी आकृति आपको समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि जो पदार्थों की तीनों अवस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन घनत्व के आधार पर देखते हैं। घनत्व किस में जाता है, घनत्व का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ कितनी घनी है,
कितनी गाढ़ा है। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होता है घनत्व। कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है, तो गाढ़ा मतलब ठोस पदार्थ होगा उसमें गाढ़ापन अधिक पाया जाता है, तो ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में द्रव्य का, उसके बाद में गैस का। तो घनत्व मतलब किस पदार्थ का गाढ़ापन, तो पदार्थ का गाढ़ापन ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव्य में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, फिर आता है आणविक आकर्षण बल। अणु के मध्य आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल मतलब हो गया अणु के मध्य आकर्षण बल। तो ठोस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, द्रव्य में, फिर गैस में। सबसे कम गैस में पाया जाएगा। अंतराणु आकर्षण, अणु के मध्य गैस के अणु दूर दूर होते हैं, द्रव्य के थोड़े उसके थोड़े पास पास होते हैं, और जस्ट पास पास में होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं ठोस के। तो अंतराणु आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। प्रसार की बात करें, प्रसार मतलब होता है किसी चीज़ में बहने गुण। ठोस बहने गुण गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गैस को कहीं भी छोड़ दो, जैसे स्प्रे आते हैं, स्प्रे को अपन कहीं भी छोड़ते हैं तो वो बहने लगता है, कई चारों तरफ बहने लगता है। तो एक ही दिशा में बहना क्या कहलाएगा? प्रसार कहलाता है। द्रव्य होता है, ये ठोस होता है। ठोस में बहने गुण पाया नहीं जाता। जिस स्थान पे किसी वस्तु, ठोस वस्तु को रख दें वहीं रहेगी। उसको जब हम बाह्य बल देंगे तब वो खिसकेगी, बिना बाह्य बल देके वो खिसकेगी नहीं। तो ठोस में बहने गुण पाया नहीं जाता है, द्रव्य में पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। एक दिशा में बहना प्रसार कहलाता है। अब विसरण की बात करें, विसरण क्या होता है? विसरण होता है किसी चीज़ का फैलाव, किस चीज़ का फैलाव। तो फैलाव किस में पाया जाता है? गैस में सबसे अधिक फैलाव पाया जाता है। किस में? गैस में सबसे अधिक फैलाव पाया जाता है। गैस का विसरण का, गैस का बहुत अच्छा उदाहरण है, जब अपन मूलियों का सीजन होता है, क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, कोई बैठा है, तो उसमें मूली सीजन में जब गैस छोड़ते हैं बच्चे, तो पूरी क्लास में विस्तृत हो जाती है। पूरी क्लास में विस्तृत होने का सबको पता लगा है भाई ये काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गैस में विसरण गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर द्रव्य में, द्रव्य थोड़ा कम फैलता है, ठोस तो फैलता ही नहीं। ठोस को जहाँ रख दो लुढ़कता वहीं रहेगा, जब तक उस पर अपन धक्का ना दें वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। मतलब ठोस तो बिल्कुल आलसी है, उसको अपन जब तक हम कुछ को हिलाएंगे नहीं तब तक वो हिलेगा नहीं अपने स्थान से। तो विसरण गुण सबसे ज़्यादा गैस में पाया जाता है, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में पाया जाता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किस पदार्थ में कितनी ज़्यादा गति है? तो गति पाए हुए गैस में सबसे ज़्यादा गति है। जो ही स्प्रे मारेंगे गैस बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा भी गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कि फिर द्रव्य में पाई जाएगी, फिर ठोस में। ठोस तो भाई निठल्ला आदमी है, ठीक है, ठोस निठल्ला जहाँ डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा जब तक हम उसको खिसकाएंगे नहीं। द्रव्य को डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा बहुत खिसकने लगता है। वो गैस तो भाई इतनी ज़्यादा फास्ट है, विसरण का गुण, प्रसार का गुण और गतिज ऊर्जा सब ज़्यादा किस पाए जाते हैं? गैस में पाए जाते हैं। अब बात है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान मतलब अणुओं के मध्य स्थान, अणुओं के मध्य स्थान। तो ठोस में अणुओं के मध्य तो बिल्कुल कम होता है, तो सबसे कम इसमें पाया जाता है। फिर द्रव्य में होता है, फिर द्रव्य में। गैस में तो भाई अणु आप बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो गैस में सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान पाया जाता है, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में पाया जाता है। ये था पदार्थों की तुलनात्मक अध्ययन। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पाया जाता है, घनत्व का क्रम होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल का क्रम होता है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में, विसरण क्रम क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्रम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाओं की, भौतिक अवस्थाओं में तीन अवस्थाओं को अपन ने देख लिया। अब पदार्थ की दो अवस्थाएं होते हैं, चौथी अवस्था होती है पदार्थ की प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडक्टेंस, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा को सबसे पहले प्लाज्मा की पहचान किसने की थी? एक वैज्ञानिक हुए थे सर विलियम क्रूस हुए थे। सर विलियम कौन हुए थे? सर विलियम, ठीक है। सर विलियम ने प्लाज्मा को सबसे पहले देखा था। और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की बात करें तो 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने, नाम ये आपको याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस। अब पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा को आपने देखा नहीं, पदार्थ प्लाज्मा के आगे पिक्चर दिखाएं किस प्रकार का प्लाज्मा होता है। जैसे हम बन समझते हैं प्लाज्मा जो अपन खांसी जुकाम हो जाती है तो खेंकार, गले में खेंकार टाइप का हो जाता है, तो उसे अपन नीचे डालते हैं, तो उसी टाइप का मान सकते हैं खेंकार, उसको डालते हैं, कभी ससुरा इधर जाता है, कभी ससुरा इधर जाता है, कभी ससुरा इधर जाता है, तो खेंकार टाइप का मान सकते हैं। उसका मतलब ऐसी चिपचिपा सा होता है कि वो उसकी आकृति कभी देख हवा के साथ इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, उसका कोई वो नहीं होता, ठेका टाइप का होता है जो प्लाज्मा होता है। आगे पिक्चर दिखाएंगे, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको पिक्चर प्लाज्मा की। ये देखो, ये है प्लाज्मा कुछ इस टाइप का पाया जाता है, ये है प्लाज्मा। इसकी प्लाज्मा खोज माने तो सर विलियम कुक्रूस ने इसकी खोज की थी। सर विलियम कुक्रूस ने प्लाज्मा की पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बताया था।
ठीक है ना। पदार्थ चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। पदार्थ की चौथी अवस्था, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें उच्च ताप पर अणु होते हैं ना, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था में अणु को उच्च ताप दिया जाता है ना, तो वो तरल गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। कुछ अणु होते हैं उनको उच्च ताप पर, जैसे अपन लोहा होता है, लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो वो द्रव्य में बदल जाता है। इसी प्रकार अणु है, अणु को अपन उच्च ताप दें तो वो गैसीय अवस्था में आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो किसी दो अणु को बहुत ज़्यादा ताप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताप दे, वो आयनित होंगे, आयनित होकर वो क्या हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। तो उच्च ताप पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। कणों के मध्य जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। उज्ज्वलित मतलब वो चमकीले होते हैं, उज्ज्वलित होते हैं, रोशनी दे सकते हैं। जैसे सूर्य होता है, तारे होते हैं, उन्हें प्लाज्मा के कारण ही रोशनी पाई जाती है। किस कारण, प्लाज्मा। उनके कण होते हैं, कणों इतने गर्म हो जाते हैं सूर्य के ताप से, जिस रोशनी उत्पन्न होने लगती है। तो अब देखते हैं सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होते हैं। जो सूर्य तथा तारे होते हैं उसमें ईंधन होता है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होते हैं। सूर्य ईंधन होता है, ईंधन के रूप में जो अणु होता है प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, मान लो वो, ठीक है ना, चमकते हैं, प्लाज्मा अवस्था के कारण वो चमकते हैं, ठीक है। अणुओं के मध्य नाभिक के संलीन अभिक्रिया होती है ना, उसके स्वरूप समझते हैं, और प्लाज्मा के वो अणु होते हैं, ठीक है ना, ये अपन समझते हैं प्लाज्मा कैसा होता है, मैंने आपको दिखाया। बात पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस। इसकी बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924-25 में, कब, 1924-25 में इसकी खोज पहले बताया था, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। अभी फिलहाल देखें तो इस पर इतना कोई एक्सप्लेन नहीं हुआ है कि जो इसका मान सकते हैं अपन, जो खोज होते हैं उस पर कुछ अच्छा वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो 1924 सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था पदार्थ की एक पांचवी अवस्था होती है, इसे बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस कहते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। ये थी पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। अब होता है एक तो द्रव्य होता है और एक द्रव्य होता है, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो द्रव्य होता है ना, द्रव्य को मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, और एक द्रव्य होता है वो तरल होता है। क्या होता है, द्रव्य होता है वो तरल होता है, दोनों में अंतर समझते हैं अपन। देखो क्या होता है, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये तो होता है द्रव्य पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ को बोलते हैं, किसको, पदार्थ को बोलते हैं, मैटर को। और ये होता है द्रव्य तरल पदार्थ, क्या होते हैं, तरल पदार्थ होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो द्रव्य होता है वो तो मैटर पदार्थ होता है, और द्रव्य होता है वो तरल होता है। ये थी आज हमने पढ़ी है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की भौतिक अवस्था पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो अपन बात कर रहे हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ, अब पदार्थ हो गया तो आगे बात बोलेंगे परमाणु, एटम की बात करेंगे। वहाँ से ही अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, केमिस्ट्री स्टार्ट वहाँ से होगी। अब ये तो क्या था, भौतिक अवस्थाओं के बारे में अपने जानना, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे परमाणु से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका ये वीडियो, आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।